शॉर्टली, ओके। रिकॉर्डिंग, ओके। रिकॉर्डिंग कहते हो, पर रिकॉर्डिंग सुनते तो हो नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग। हो गई है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। फटाफट बता रही हूँ, आगे समझ जाएगा। इतना स्लोली तो समझाया था। देखो, एक क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1, एनी प्रॉब्लम? किसी का माइक 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 हम अनम्यूट है, म्यूट करो, ओके, ठीक। अब नेक्स्ट, एक क्रोमोसोम नंबर 2 फादर से, और वैसा ही क्रोमोसोम नंबर 2 मदर से, ठीक है। ये फादर और ये मदर, ठीक है। अगर ये समझ लो कि G1 फेज की बात है, आपको पता है 2N 2C कहते हैं। S फेज की बात करो, डबल कर दो, क्या कर दो, इसको डबल कर दो, डबल हो गया। इसको भी डबल कर दो। थोड़ा सा मेरा डायग्राम ना, ये पेन टैब भी ना कभी कभी बीच में कुछ भी हो जाता है, थोड़ा सा मैनेज है, मेरे डायग्राम के साथ मैनेज करने की आदत। अब क्योंकि मैं बायोटेक फील्ड से हूँ, मेरा जू वगैरह कभी जिंदगी में नहीं था, तो जू बॉटनी वालों जैसे मेरे डायग्राम्स निकल नहीं सकते, ठीक है। ये भी डबल, सभी कबूतर आ गए फाइनली। 39 है, एक उड़ गया, ओके, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं और इसको लिखना चाहूं तो इसको लिखूंगी मैं नॉन होमोलॉगस। क्लियर? क्लियर? ये फादर का है, ये मदर का है, ये भी फादर का है, ये मदर का है, पर होमोलॉजी है, ठीक। अब अगर मुझे इनके आर्म्स की बात करनी कि ये और ये डुप्लीकेट हुआ है, ये डुप्लीकेट हुआ है मीन्स एक जैसा है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, सिस्टर क्रोमैटिड हुए। पूरा लिखना था ना, क्रोमैटिड, इट्स ए टिड, इट्स नॉट ए टीन, क्रोमैटिन नहीं, इट्स ए क्रोमैटिड। क्रोमैटिन इमैच्योर फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम को क्रोमैटिन कहते हैं, इट्स ए सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, ये भी तो एक दूसरे के क्या रहेंगे, बताना जरा, सिस्टर रहेंगे कि नॉन सिस्टर रहेंगे? ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, सिस्टर की नॉन सिस्टर? सिस्टर की नॉन सिस्टर? हाँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड रहेंगे कि नॉन सिस्टर? एनीवन? अरे यार, सिस्टर क्रोमैटिड रहेंगे कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड? ऑब्वियसली सिस्टर रहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड रहेंगे। बट इसकी और इसकी बात करें तो ये क्या रहेंगे, ये क्या रहेंगे, नॉन सिस्टर। देखो पूनम, आपने क्रोमैटिन लिखा है, पूनम आपने क्रोमैटिन लिखा है, इट्स ए सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, यहां तक क्लियर? यस, यस। जो बच्चे जिनको नहीं समझा था, समझ गया, मैंने सिर्फ इतना ही बताया। यानी हमारे बॉडी में इतने सारे जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 10, 11, 12, 15, सबका ऐसा ही सिनारियो है। क्लियर? चलिए, आई गेस सबका क्लियर। अगर मैं बात करूं ऐसी, मैं सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 की पेयर ले रही हूं, अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की पेयर ले रही हूं तो इसका बताना कितना आएगा, 2N 2C आएगा?
2N 2C आएगा? यस, यस और नो? ओके, यस। अगर मैंने समझ लो अगर मैंने ऐसा कुछ क्रोमोसोम ले लिया, एक फादर का एक मदर का था, बड़ी होमोलोगस पेयर थी, हाँ, एक फादर का लिया और एक मदर का लिया, एक मदर का क्रोमोसोम आ गया, समझ लो ऐसे, हाँ, फादर का और मदर के क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो ये मदर का क्रोमोसोम, और वो भी एक क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो बताना मुझे उसकी उसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, डिप्लॉइड रहेगा कि हेप्लॉइड रहेगा? इतना ही समझना है, ये समझ गया, सब समझ गया, डिप्लॉइड रहेगा कि हेप्लॉइड रहेगा? एन क्या लिखूं, एन क्या लिखूं, 1N लिखूं कि 2N लिखूं? क्या लिखूं? 1N मीन्स ये हेप्लॉइड है, मीन्स ये डिप्लॉइड है। कंफ्यूज ना? टोटली कंफ्यूज? यस और नो? होना चाहिए कंफ्यूज, क्योंकि यही तो कंसेप्ट पढ़ाना है मुझे। यस कंफ्यूज, यस और नो? कंफ्यूज, कंफ्यूज ना? यस, वैभव से बोल रहे हैं यस कंफ्यूज, ओके वेरी गुड। Q1N, यही तो समझना है, इसलिए तो मैंने होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का पहले फंडा बताया। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हैप्लॉइड, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हैप्लॉइड, यस। देखो देखो, डिप्लॉइड की बात हमने सिर्फ 1N से 2N तक की, यस, और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम की बात करनी थी तो हमने 1C किया, 2C किया और 4C बात की। इसके ऊपर 6C, 8C, 9C बात की क्या? नहीं। तो मुझे ये बताना है कि हमारे बॉडी में जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके कंटेक्स्ट में हम N और 2N 2C की बात करते हैं। मीन्स मुझे बताना है कि ये जीवन फेज है, तो ये जीवन फेज में ये दोनों होमोलोगस पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 1 की पेयर है, इसलिए इस पे नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में एक फादर से एक मदर से कह रही हूँ, तो ऑब्वियसली यार क्रोमोसोम नंबर 2 साइड में रहेगा, तो उसके पास भी तो एक फादर और मदर का क्रोमोसोम रहेगा। यस, यस, पर मेरी बात इस कंटेक्स्ट में हो रही है, 2N इसके कंटेक्स्ट में हो रही है। अगर मुझे 2N की बात करनी है तो मुझे दो होमोलोगस क्रोमोसोम के कंटेक्स्ट में करनी पड़ेगी। मैं एक होमोलोगस और एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के कंटेक्स्ट में बात नहीं करूंगी। इतना समझा आपको? मैं एक होमोलोगस और एक नॉन होमोलोगस के कंटेक्स्ट में बात नहीं करूंगी। मैं हर बार बात करूंगी तो एक होमोलोगस पेयर्स के बेसिस से बात करूंगी कि हाँ, दिस इज माय होमोलोगस पेयर, इट इज हैविंग two sets of chromosome, that's why I am saying 2N, it is having number of chromosome is 2, sorry, amount of chromosome is 2, that's why 2C। बट जब मैं S फेज की बात करूंगी तो मैं इसको डबल करूंगी, मैं इसको डबल करूंगी और इसके ही कंटेक्स्ट में मैं बात करूंगी, इसको कहूंगी मैं कि दिस इज नाउ 2N बट इट इज अ 4C, इट इज 2N बट इट इज अ 4C। मुझे इसके साथ बात ही नहीं करनी है, इसका सिनारियो अलग जा रहा है। यस, हाँ, ऑब्वियसली कोई एक जो स्पर्म है, कोई एक जो स्पर्म है तो वो ऑब्वियसली वो जो बॉय है तो बॉय की बॉडी में मदर और फादर के क्रोमोसोम तो रहेंगे, हाँ, तो उसके पास सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आने वाला है। कोई क्रोमोसोम नंबर 1 का समझ लो फादर का आ गया, क्रोमोसोम नंबर 2 समझ लो मदर का आ गया, हाँ, एक सेट कोई दूसरा, पर तो जो क्रोमोसोम नंबर 2 मदर का आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि क्रोमोसोम नंबर 2 फादर का भी आ रहा है, क्रोमोसोम नंबर 2 मदर का भी आ रहा है, कोई एक सेट आ रहा है ना,
तो मुझे नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करनी, तो मैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 के बेसिस पे करूंगी, क्रोमोसोम नंबर 1 के बेसिस पे करूंगी। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम की भी बात करनी है तो मैं उस होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे करूंगी। जब मैं नॉन होमोलोगस और होमोलोगस की बात करूंगी तो वो अगर एक एक है तो वो हैप्लॉइड ही कंसीडर होंगे, क्योंकि अगर इसका होमोलोगस फीमेल क्रोमोसोम मुझे मिल जाए तो मैं कहूंगी कि इट इज नाउ 2n। पर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ उसकी पेयरिंग ही नहीं होगी तो वो 2n कैसे बनेगा? इट्स n 1n। क्लियर है क्या? यानी जो भी बात करनी है वो हमें होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग के बेसिस पे करनी है। यस, हर बॉडी में हमारे हर कोई जीन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 2n है। एक फादर का है, एक मदर का है, एक फादर का है, एक मदर का है। बट जिसकी होमोलॉजी रहेगी उसी को ही तो हम डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के बेसिस पे कंसीडर करेंगे। यस यस। अब आप कहोगे मैम नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे तो 2 है और आपने 1 लिखा है। हाँ, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 इज द 1 ना। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 इज 1। एक क्रोमोसोम नंबर 1 का सेट देखो ना, 1 ही तो है। क्रोमोसोम नंबर 2 का सेट 1 है, पर ये ऐड नहीं हो सकते। क्रोमोसोम नंबर 1 का सेट फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 का एक ही है, अगर उसके साथ उसको मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 मिल जाए तो वो 2n होगा। बट वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ कभी वो 2n नहीं कंसीडर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? मुझे क्या कहनी है, जो 2n का कंसेप्ट है, सिर्फ सिंपल सी बात है, 2n का जो कंसेप्ट है वो और 2c का और 4c का जो कंसेप्ट है वो सब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे डील होता है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया, समझ लो बेचारा हमारा एक क्रोमोसोम नंबर 1 अकेला रहा फादर का, और मदर का एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया मदर का, और वो क्रोमोसोम नंबर 2 था। तो उसके कंटेक्स्ट में हम कभी भी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे या n की बात नहीं करेंगे। हमें इक्वल चाहिए। फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 है तो मदर का भी क्रोमोसोम नंबर 1 ही बताओ, तो ही मैं बताऊंगी कि हाँ मेरे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर है। पेयर है मींस डिप्लॉयड है। अगर उस सेट की मेरे पास एक ही है तो मैं हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड। देखो 2 है, अगर समझ लो कि ये फादर का ये नहीं है, समझ लो स्पर्म में सिर्फ यही गया और मदर के यहाँ से एक ये गया, तो कहीं पे भी कुछ भी जा सकता है ना। एक स्पर्म में उठ के कहाँ से भी कुछ भी जा सकता है। क्रोमोसोम नंबर 1 का फादर गया, हाँ, क्रोमोसोम नंबर 2 का मदर का गया, क्रोमोसोम नंबर 3 का फादर का गया। पर एक एक ही तो सेट उठ के जा रहा है, यहाँ से एक ही तो उठ के जा रहा है, कोई भी एक, तो वो हैप्लॉइड ही तो रहेगा। हाँ, वो तो हैप्लॉइड ही तो रहेगा। अगर वो कंबाइन जाता है तो वो डिप्लॉइड होगा, और स्पर्म्स तो कभी ऐसे होते ही नहीं है, स्पर्म तो कभी ऐसे होते ही नहीं है। यस, यानी डिप्लॉइड की जो बात करनी है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे करनी है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक जैसे मदर फादर से एक टाइप के आ रहे हैं, एक टाइप के मींस क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का तो क्रोमोसोम नंबर 2 भी मदर का, सॉरी क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का तो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का, सॉरी क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का तो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का, तो वो हो गए डिप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का एंड क्रोमोसोम नंबर 2 फादर का, तो वो अलग अलग सेट्स है ना। फादर के तो है, एक मदर का है, बट वो होमोलोगस थोड़ी ना, नॉन होमोलोगस है, तो उनको हम एन ही कंसीडर करेंगे। इतना समझा के बच्चों? क्योंकि जो डायग्राम्स आती है ना, बच्चे डायग्राम से कोरिलेट ही नहीं कर पाते, बच्चे डायग्राम से कोरिलेट नहीं कर पाते। इतना सिर्फ याद रखना, कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं इतना बता रही हूँ। लास्ट सेंटेंस मेरी तरफ से कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे हम प्लॉइडी डिसाइड करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे हम अमाउंट ऑफ नंबर डिसाइड करते हैं, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डीएनए डिसाइड करते हैं। इतना समझेगा तो बाकी सबकी लिंक लग जाएगी। ये डिफरेंट सेट्स रहे तो हैप्लॉइड्स, डिफरेंट सेट्स में मदर फादर तो रहेंगे पर उनका क्रोमोसोम नंबर 1 रहेगा, किसी का 5 रहेगा, एंड कंबाइंड रहे तो डिप्लॉइड। यस, वेरी गुड, यस।
समझ गया है गेस? समझ गया ना आपको? चले अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। यस, ये था आपका कंसेप्ट। सेल डिवीजन का कंसेप्ट खत्म। इतना ही है जो कि बच्चों को समझता नहीं है। लिंक कैसे लगानी है डिप्लॉइड की, हैप्लॉइड्स की, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम की। अरे इतना लॉजिक तो ये है, देखो ना, अगर हम 4C की बात करते और अगर हम इस 4C को हम सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम तक नहीं रखते, तो मुझे बताना, लॉजिक लगाओ, लॉजिक जिनको समझा वो लोग लॉजिक लगाओ। हाँ देखो जरा, होमोलोगस क्रोमोसोम में यार एक मिनट, हाँ देखो, अगर मैं 4C की बात करती हूँ और 2C की बात करती हूँ, 1C की, इसके ऊपर तो मैंने अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं की। अगर एक न्यूक्लियस के अंदर देखो ना कितना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, अगर हम होमोलोगस को छोड़ के सबको ही कंसीडर करने लगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 44C। कैसे क्या नहीं ना? यस यस यस, ठीक है, समझ गए ना आप? इतना ज्यादा यहाँ पे प्लॉइडी कैसे मेंटेन होगी? यानी इसको सिर्फ इसका अमाउंट हमें ऐसे करना है, दिस इज द अमाउंट, दैट्स इट। एक तो ऐसा, नहीं तो एक तो ऐसा, ठीक है? ठीक, अगर स्पर्म में जा रहा है तो ऑब्वियसली स्पर्म में जाएगा तो कुछ एक ही जाएगा, फादर का नहीं तो मदर का, ठीक है? अगर एक ही जाएगा तो सिर्फ वो क्या रहेगा, 1C। हाँ 1C रहेगा। नहीं, अब तक जितना समझा उतना समझो, अगर ये नहीं फालतू में, मुझे सिर्फ लॉजिक लगाने के लिए, जो बच्चों को सही से क्लियर हो गया है कि यस यार हमें सिर्फ डील इसको करना है 1N और नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे या अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे। ऑब्वियसली इसमें अमाउंट इतना है तो बाकियों में भी तो वैसे ही कुछ हो रहा होगा, पर हम क्या हर बार जब हमें सेल डिवीजन बताना है तो क्या हम 22 नंबर की सीरीज लगाएंगे क्या क्रोमोसोम की और बताएंगे हाँ 22 में हर किसी में ऐसा हो रहा है? हम हार्डली किसी 2-4 को लेके बात करेंगे, 2-4 को लेके कोई भी बात करेंगे और बताएंगे कि उनका सेल डिवीजन इस टाइप से हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं और अलग अलग सेट्स में जा रहे हैं, ठीक है? हम 22 23 नहीं बताते रहते ना हर बार, इतना बताना कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, डायग्राम में इतना नहीं शो कर सकते, पर बच्चे हर बार कंफ्यूज रहते कि यार हो क्या रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है। अब आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब मैं इसकी जब हम पढ़ेंगे ना 1 by 1 तो आपको सब समझ जाएगा। देखो अभी होमोलोगस क्रोमोसोम term used to refer the chromosome that each have a corresponding chromosome from opposite sex partners, corresponding chromosome from opposite sex पार्टनर्स। और क्या रहते हैं वो, शेप साइज में, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ उसके ऊपर कौन सा जीन है, छोटा सा अलील कौन सा है, इंसुलिन वाला लेके आ रहा है, आई के कलर वाला लेके आ रहा है, एक जैसे रहेंगे तो ही तो एक दूसरे के साथ होमोलॉजी दिखाएंगे, बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्यों आइडेंटिकल नहीं होगी? क्योंकि एक फादर का है एक मदर का है, उनमें सिर्फ होमोलॉजी उनके सेट्स ऑफ जीन के बेसिस पे। हाँ मेरे पास भी इंसुलिन वाला जीन है, तुम्हारे पास भी इंसुलिन वाला जीन है, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ पेयर बना सकते हैं क्या? हाँ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ऑर्गेनिज्म को क्या बनाना है, डिप्लॉइड बनाना है। यस यस, तुम्हारी मेरी मेंटेलिटी मैच होती है, चलो हम एक साथ रहेंगे क्या, ऐसी वाली बात है। देखो एक पापा से एक मामा से, दोनों का क्या हो गया, these are homologous pair and these are sister chromatid and these are what non sister chromatid, जो इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? यस यहाँ तक क्लियर है? थम्स अप दे दो। जो मैंने आपको जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बताया वो इसका लॉजिक लगेगा आपका मियोसिस के आखिरी में, मियोसिस के लास्ट में, तब तक सब कुछ माइंड में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, तब तक सब कुछ माइंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इतना ही था समझने लायक, सब इजी है। अब देखो यही वाली डायग्राम जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है क्या हो रहा है बेसिकली। देखो ये देखो, अब इसमें 4 कलर यूज कर दिए, अब इसमें 4 कलर यूज कर दिए तो गिनो जरा अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है ये, व्हाट इज दिस?
These are the diploid. These are the diploid. मीन्स एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा, ये क्रोमोसोम नंबर 1 होगा. हाँ, ये फादर से आया होगा, ये मदर से आया होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 होगा. ये फादर से आया होगा, ये मदर से आया होगा, क्रोमोसोम नंबर 3 होगा. इसीलिए तो पेयर बना रहे. दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दीज आर अगर इन दोनों की अलग अलग बात करें तो ये क्या होंगे? नॉन होमोलोगस होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 की वन क्रोमोसोम नंबर 2 के कंटेक्स्ट में बात कर रहे, दोनों की बात करोगे तो हम कहेंगे कि नॉन होमोलोगस. नॉन होमोलोगस से पता चल जाएगा जिसका शेप, जिसका साइज, जिसके ऊपर के नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ मींस टाइप ऑफ जीन्स वैरी कर रहे हैं, इसको हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक ठीक. चलो यार, बच्चे स्मार्ट है हमारे. समझ गया तो समझ लो कि क्लियर हो गया आपका सेल डिवीजन. क्रोमैटिन और क्रोमैटिड का कंसेप्ट लिखा है मैंने यहाँ पे. बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं मैम, क्रोमैटिड और क्रोमैटिन. आपको पता रहेगा क्रोमैटिन मींस हमारा पहले वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको न्यूक्लियस से बताया था, बेबी क्रोमोसोम. यस, कहा था जब कंडेंस नहीं होता वो इनिशियल फॉर्म में, वो बहुत कंडेंस नहीं होता, वो ऐसे लूजली अरेंज रहता है. हाँ, तो उसको बेबी क्रोमोसोम को हम क्रोमैटिन कहते हैं. धीरे 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 जब वो कंडेंस्ड होगा, देखो, तो वो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा. इमैच्योर. वेरी गुड. तुम्हारे नोट्स में भी देखा था मैंने, भूमिका ने लिखा था बेबी क्रोमोसोम. क्रोमैटिन को क्या लिखा था भूमिका ने? बेबी क्रोमोसोम. है ना भूमिका? हाँ. क्रोमैटिड. क्रोमैटिड. क्रोमैटिड किसको कहते हैं? आइदर ऑफ टू डॉटर स्ट्रैंड्स ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम है, अगर ये रेप्लिकेट हो गया तो ये स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं क्रोमैटिड. इसको कहेंगे हम सिस्टर क्रोमैटिड. और इसके अलावा दूसरे से अगर कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? ये एक दूसरे के क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक ठीक. आई गेस ये कंसेप्ट क्लियर, सुपर डुपर क्लियर. यस यस यस. What is chromosome? Already taught in your earlier lectures. Go through the recordings. Already मैंने बहुत बड़ा लेक्चर लिया था. I think 4 या 3 मुझे तो क्लासेस ही लग गए थे क्रोमोसोम को, क्रोमैटिन को अच्छे से डिटेल में बताने के लिए. आपको समझ रहे हैं उसका कंटेक्स्ट यहाँ पे कितना सही से आ रहा है? ठीक ठीक. चले आगे. यस बोल दो यार, यस बोल दो. यस यस, थम्स अप दे दो. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. सेल साइकिल देखते. सेल साइकिल. सेल साइकिल की बात कल भी की थी, ये वाली बात करनी है. मैक्सिमम अब अवेयर हो गए हो. अब क्या है? ये G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, ये M फेज है. मुझे बताना सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है? G1 में, S में, G2 में, M में. अल्दो इन्होंने थोड़ा सा गलत दिखाया है. रियल में ये ऐसा होना चाहिए. रियल में ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम किसको लगता है? किसको लगता है ज्यादा टाइम? G1 को 11 घंटे, S को 8, G2 को 6 और इसको 1. ऐसे बताया था मैंने. हाँ, तो G1 को 11 घंटे लगते हैं. ये हमारी सेल साइकिल है. और फाइनली ये हमें ये सेल डिवीजन पढ़ना है इसमें, जिसमें कि माइटोसिस और मियोसिस होता है. बट ये माइटोसिस और मियोसिस इट इज इन बिटवीन इंटरफेज. इंटरफेज मीन्स ये इन सब के बीच की फेज है. G1 S G2 M. फिर से M के बाद G1 S G2 M. G1 S G2 M. G1 को 4 आवर्स, G1 को सॉरी G1 को 4 नहीं है बेटा, G1 को 11 आवर्स है, G2 को 4 आवर्स है, G2 को 4 आवर्स है. ठीक है. हाँ यस. चलो बच्चों को याद है, सब कुछ याद है. ठीक ठीक है. यहाँ पे मैंने सेल साइकिल की डेफिनेशन लिखी है. दिस डेफिनेशन will help you in your state examination. What is cell cycle? A regular pattern of growth, DNA duplication, cell division that occur in eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो हमने देखा था ना कि बाइनरी फिशन हो रहा है, एमाइटोसिस हो रहा है, इसलिए हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं जिसमें कि ये प्रोसेस होती है. यस रियली. कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेगुलर पैटर्न है. सेल छोटा सा रहता है, नन्ना मुन्ना न्यू डॉटर सेल.
वो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाते जाता है, उसके अंदर का क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते जाता है और धीरे धीरे फाइनली वो किस में जाता है, डिवीजन में जाता है। एक साइकिल चलती है जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। What are the stages? Stages 4 होती है, G1, S, G2, M। G1 जिसको ही कहते हैं गैप वन, ग्रोथ वन नहीं, गैप वन। S फॉर सिंथेसिस, दिस इज अ G2, दैट इज अ गैप 2। और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं इंटरफेस, द फेज दैट आर इन बिटवीन एम फेज के बीच की जो फेज है, एम फेज के एंड में स्टार्ट होने वाली और एम फेज स्टार्ट होने के पहले तक होने वाली बीच की जो फेज है उसको कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस ये क्या बताएंगे हम, इससे अच्छे से पढ़ लेंगे। जीवन ये है हमारे नोट्स। दिस इज हेल्पफुल फॉर योर स्टेट एग्जामिनेशन एंड इसके जो पॉइंट्स है वो आपको हेल्प करेंगे आपके नीट के एग्जाम में टॉपिक को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम जीवन फेज की बात करते हैं, सेल साइकिल के जीवन फेज की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ी है, वो कि 11 घंटे की है इन जनरल, अगर ह्यूमन की बात करूं तो। ठीक है, मैंने आपको ह्यूमन के एग्जाम्पल से बताया, हर किसी के एग्जाम्पल लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, एक लॉजिक सेट करने के लिए कि हाँ जीवन फेज सबसे ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है। देखो, इट इज अ इंटरवल, इज अ वेरी सिंपल पॉइंट, आपको पता है, इट इज अ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस मींस एम फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन मींस एस फेज। इसके बीच का इंटरवल है। ऑब्वियसली सी, ये है आपकी एम फेज और ये है आपकी एस फेज, इसके बीच में ही तो आ रहा है आपकी जीवन फेज। तो ये इन दोनों के बीच का इंटरवल है, दोनों के बीच का एक टाइम है, एक गैप है, बीच की बात। ठीक, अब सेल रिमेन्स मेटाबोलिकली एक्टिव बट नॉट रेप्लिकेट। व्हाट डज इट मीन? मीन्स सेल छोटा सा नन्हा सा हमारा पेरेंट सेल था, यहाँ पे वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल में, बन गया। अब ये डॉटर सेल फिर से छोटे छोटे तो जीवन में जाएंगे, आगे काम करेंगे। ठीक है, तो क्या ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है? क्या इनके बॉडी में आरएनए बन रहा है? क्या इनके बॉडी में डीएनए बन रहा है? सॉरी, क्या इनकी बॉडी में आरएनए बन रहा है? क्या इनकी बॉडी में डीएनए से प्रोटीन बन रहा है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। क्या इनकी बॉडी में कोई एंजाइम्स काम कर रहे हैं? हाँ, कर तो सब कुछ है इनकी बॉडी में सब कुछ चीजें हो रही है। everything takes place, everything we can say, all the processes, whatever the processes that required for that new cell to become alive, खुद को जिंदा रखने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, खुद को जिंदा रखने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, उसको यूज करना है, ऑक्सीजन का अपटेक करना है, ग्लूकोज को लेके कोई एटीपी को सिंथेसाइज करना है, ये सब कुछ प्रोसेस होती रहेगी। सिर्फ एक ही प्रोसेस नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगा। जितना भी प्रोटीन बना है वो यूटिलाइज्ड होगा, बट वो डीएनए एस से ऐसे नहीं होगा, वो होगा इसमें सिर्फ ऐसे ही डीएनए रहेगा, इसमें सिर्फ ऐसे ही डीएनए रहेगा और यही इसी डीएनए से तो काम चल जाएगा। इसी डीएनए से ही आपका आरएनए पॉलीमरेज इसको देख लेगा, बोलेगा कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ, हाँ, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो कहेगा कि हाँ ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता हूँ। मैंने आपको कुछ कहा था, याद है आपको? यूक्रोमैटिन, क्या कहा था मैंने, याद है? यूक्रोमैटिन जो होते हैं वो मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करते हैं, ऐसे कुछ कहा था। ट्रांसलेशन करते हैं, मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करते हैं, और धीरे धीरे जब वो कंडेंस्ड होते जाते हैं, जब उनको डिवाइड होना है तो वो क्या होते हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, और यहाँ पे आके वो बिल्कुल भी कोई भी प्रोसेस नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ वो एक ही काम करते हैं, डिवीजन का। ठीक है, मींस ये जो फेज है, इस फेज में सब कोई चीजें चलती रहेगी, सिर्फ जीवन फेज में रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए
जो एंजाइमेटिक मशीनरी चाहिए वो एंजाइमेटिक मशीनरी यहाँ पे आके ही एक्टिव होती है। अल्दो यहाँ पे वो बन तो जाएगी, बट एक्टिव होने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए वो फैक्टर्स एस फेज में मिलते हैं। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एस फेज में ही होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में ही होता है। अब ये देखो, जीवन फेज में जो भी सेल्स आए हैं, हमारे नन्हे मुन्ने छोटे से सेल्स, वो सेल्स अपना साइज बढ़ा सकते हैं। छोटे से है, बोल रहे हैं कि यार थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा खुद का साइज को, वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं, खुद में कोई एंजाइम्स को ऐड कर लेते हैं, हाँ, खुद में वाटर्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, खुद के ऑर्गेनेलिज का थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्टिव बनते हैं। बट सिर्फ रेप्लिकेशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके लिए हमारी एस फेज है। सेल ग्रो करता है, सिंथेसाइज करता है न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज मींस एटीजीसी बनाना। जो न्यूक्लियोटाइड आगे डीएनए बनाने में, एक डीएनए से दूसरी डीएनए की कॉपी बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड ही तो लगेंगे, तो वो न्यूक्लियोटाइड पहले ही बना के रख देते हैं। एग्जाम आ रही है, आगे आगे एग्जाम आ रही है, चलो पढ़ के रख देते हैं। वैसे ही जीवन फेज क्या कर रहा है उसको पता है, आगे जाके एस फेज में जाएगा। ये हमारा नन्हा सा सेल, ये हमारा नन्हा मुन्ना सेल एस फेज में जाएगा, वहां पे वो रेप्लिकेट होगा। तो क्यों ना उसको जितनी चीजों की जरूरत है, जितनी चीजों की जरूरत है वो सब कुछ बना के रख दूं, सो दैट कि जब ये मेरे फेज से बाहर निकलेगा और फाइनली रेप्लिकेशन में जाएगा तो इसके पास सब कुछ रेडी रहेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को बना के रखता है, एनर्जी को भी फॉर्म करके रख सकता है, अमीनो एसिड्स भी बन के रह सकते हैं, आरएनए भी बन के रह सकते हैं। सब कुछ रिक्वायरमेंट जो भी एस फेज के लिए चाहिए वो सब कुछ रिक्वायरमेंट कहाँ पे बनेगी, जीवन फेज में बनेगी। तो ही तो जाके वो सेल आगे रेप्लिकेट होगा। इसीलिए तो उसको 11 घंटे दिए हैं। इतने ज्यादा क्यों दिए हैं? क्योंकि आगे रेप्लिकेशन जो फेज है वो काफी क्रूशियल फेज है। क्योंकि रेप्लिकेशन अच्छा हुआ तो ही तो प्रॉपर अमाउंट में डीएनए बनेगा, तो ही तो आगे सेल जब डिवाइड होगा तो सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जितना पेरेंट के पास था उतना ही डॉटर के पास जाएगा। अदरवाइज इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे जाएगा? जो पेरेंट के पास है वो डॉटर में कैसे जाएगा, अगर एस फेज में वो प्रॉपरली रेप्लिकेट नहीं हुआ तो इसीलिए एस फेज की प्रिपरेशन के लिए कौन बैठा है? जीवन फेज, जो कि एस फेज के पहले आता है। कहता है बिडू घबराने का नहीं, एस फेज को कहता है घबराने का नहीं, सब कुछ बना के भेजूंगा, छोटे से सेल को सब कुछ बना के भेजूंगा, सब कुछ दे के भेजूंगा, तुम्हारे इसमें आते ही फटाफट उसको सिर्फ अच्छे से रेप्लिकेट कर देना, अच्छे से डुप्लीकेट कर देना। ठीक है, इसीलिए तो 11 घंटे लगते सब कुछ चीजें बनाने के लिए। मींस इतना सब कुछ अगर वो बना रहा है तो ऑब्वियसली वो मेटाबॉलिकली एक्टिव ही तो है, बना तो रहा है, सब काम कर रहा है, सिर्फ वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उस फेज में नहीं, वो आगे वाले फेज में कर रहा है। एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल जो भी बना रहा है उस चीज को इनएक्टिव फॉर्म में ही वो बना के रख रहा है। फिर वो इनएक्टिव फॉर्म कहाँ पे एक्टिव होंगे? एस फेज में जाने के बाद एस फेज के पास ऐसे कोई सब्सटेंसेस होते हैं, वो पहले तो चेक करते हैं क्या जीवन फेज ने प्रॉपरली काम किया है, क्या काम किया है, चलो प्रॉपरली काम किया है, सब कुछ सिंथेसाइज करके भेजा है, चलो जीवन फेज से जो भी सिंथेसाइज करके आया है ये सब कुछ ठीक है, चलो इसको जस्ट हम एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल्स देते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं क्योंकि वो एस फेज में आ गए। अब एस फेज में वो चेक होते हैं पहले तो कि जीवन फेज से जो माल आ रहा है, जो माल आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑर्गेनेलीज का भी डुप्लीकेशन होता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज मींस जीवन फेज में डीएनए तो रेप्लिकेट नहीं होगा, बट छोटी मोटी पेरोक्सिसोम्स डबल हो जाएंगे, लाइसोसोम्स थोड़े से डबल हो जाएंगे, ऐसे जो छोटे बड़े जो ऑर्गेनेलीज है वो सब डबल हो जाएंगे, छोटे बड़े ऑर्गेनेलीज। ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनेलीज की बात फिलहाल नहीं की है मैंने। ठीक है, जीवन फेज में ये भी काम करके रख दिया, देखो तो कितने काम करके रख दिए इसने। अब जब सेल डिवाइड होगा फ्रीक्वेंटली देन इट हैज ओके। अब कोई कोई सेल्स बहुत फास्टली डिवाइड होते हैं, कोई कोई सेल्स बहुत फास्टली डिवाइड होते हैं, तो उनके बॉडी में ऑब्वियसली जीवन फेज क्या होती है? शॉर्ट होती है, जीवन फेज शॉर्ट होती है। कोई कोई सेल्स बहुत लेट डिवाइड होते हैं, यानी कोई कोई सेल्स नॉर्मली
नॉर्मल डिवाइड होते हैं तो उनमें जीवन फेज क्या होती है, लॉन्ग होती है। ऑब्वियसली जीवन फेज लॉन्ग रहेगी। जो सेल्स को फास्टली डिवाइड होना है, आपकी स्टेम सेल्स, आपके बोन मैरो में जो ब्लड फॉर्मिंग जो स्टेम सेल्स है वो फास्टली डिवाइड होते हैं, तो उनकी जो जीवन फेज है वो शॉर्ट रहेगी, क्योंकि इतना 11 घंटा वो कंज्यूम नहीं कर सकते। बट नॉर्मल सेल्स में वो जीवन फेज क्या रहती है, लॉन्ग रहती है, वो 11 घंटे की रहती है, वो 11 घंटे की रहती है। ठीक है, ये G0 फेज को तो अभी नहीं देखना है, बट अब यहां तक आपको समझा क्या जीवन फेज क्या है बेसिकली, ये समझा आपको। अभी मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि दो ही मिनट है। हाँ, बीच में मैं एक दिन फिर से क्लास लूंगी, जैसे कि सर ने कहा है कि 3 दिन क्लास लेनी है मुझे, तो मैं तब आपका ये सेल्स साइकिल कंप्लीट कर दूंगी। वैसे तो आज ही टारगेट था ये मेरा, बट ये हुआ नहीं। अब ओके, हाँ, अभी तक जो भी है कोई क्वेरी नहीं है आई गेस, कोई क्वेरी नहीं है आई गेस। हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे हम डिप्लॉइडी को और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम को नंबर को डील करते हैं, इतना याद रखना। प्लॉइडी को और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम के नंबर को हम डील करते हैं किसके बेसिस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे। सिर्फ इतना माइंड में फिक्स रखना, तो बाद में पूरा पता हो जाएगा कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे हम प्लॉइडी डिसाइड नहीं करते। हाँ, एक उस दूसरे का एक तीसरे का, इतना सिर्फ याद रखना, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जीवन को वेरी शॉर्ट में रिवाइज कर देना। जीवन कुछ नहीं है, अभी कर देते 1 मिनट है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सब चीजें होगी जीवन में, सिर्फ रेप्लिकेशन नहीं होगा। रेप्लिकेशन होता किसमें है, एस फेज में होता है, और एस फेज में आपका डीएनए डुप्लीकेट होता है, मीन्स कॉपी बनती है। तो कॉपी बनने के लिए जो पूरी प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन आपकी जीवन फेज में होती है, क्योंकि जब प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो ही तो अच्छे एग्जाम में अच्छे से टैकल कर पाओगे। एग्जाम कौन सी है, एस फेज में डीएनए को अच्छे से डुप्लीकेट करना है। अगर अच्छे से डुप्लीकेट नहीं हुआ तो आगे जब सेल डिवाइड होगा तो सेल में प्रॉपरली वो इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रेवल नहीं होगा। अल्दो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगी, ठीक है। हाँ ओंकार, अब जा सकते हो बेटा, हो गया लेस देन 1 मिनट, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, क्वेश्चंस आप कर लेना एक बार, ठीक है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट व्हाटएवर नेक्स्ट वीक क्लास। ओके ओके, कीप लर्निंग, बाय बाय। ओके, बाय बाय।